गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय छात्राओं, दिव्यनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज चौक बाजार महाराजगंज अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 साल पेपर कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का नया वीडियो लेके हम अपने ऑनलाइन माध्यम द्वारा आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और चूँकि इस समय आपकी परीक्षा समाप्त भी हो चुकी है और आप दीपावली की तैयारी में जुटे होंगे। प्रिय छात्राओं, इसके पिछले वीडियो मैंने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का साल पेपर ग्रुप में डाला था। हमें उम्मीद है कि आप उसको देखे होंगे, पढ़े होंगे और उसको तैयारी भी उसका किए होंगे। और आज कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का साल पेपर मैं लेके ऑनलाइन माध्यम द्वारा आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बड़ी तन्मयता से इसका अध्ययन कीजिएगा, इसको नोट्स बनाइएगा और जहां यदि कहीं आपको दिक्कत होगी हमसे पूछने का प्रयास कीजिएगा। समयाभाव के कारण ये वीडियो मैं बहुत शॉर्ट में बनाया हूं, इसलिए आपको असुविधा होगी, उसके लिए मुझे खेद है। लेकिन आप कमेंट के माध्यम से या ऑफलाइन कक्षा के माध्यम से आप उस डाउट को दूर कर लीजिएगा। प्रिय छात्रों, तो हम शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 समय 3 घंटे का समय दिया गया था। कक्षा 9 पूर्णांक 7। ये परीक्षा आपके 100 नंबर की है, लेकिन 30 अंक का आपको प्रोजेक्ट कार्य की परीक्षा होंगे और इस आधार पे 70 अंक का यह अर्धवार्षिक परीक्षा आपका है। सामाजिक विज्ञान साल पेपर खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 20 अंक के हैं। 20 क्वेश्चन 20 अंक। पहला पॉइंट, लोकतंत्र में संप्रभुता किसमें निहित करती है? लोकतंत्र में संप्रभुता किसमें निहित है? तो आपका आंसर होगा जनता में। डायरेक्ट आंसर को मैं लिखा हूँ, इसको आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई? सन 1905 ईस्वी में। चूँकि रविवार के दिन यह घटना घटित होती है, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से इतिहास में जाना जाता है और यह घटना सन 1905 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा आंवलिक से देश भारत से बड़ा है? तो उपरोक्त सभी, जैसा कि 3 ऑप्शन दिया गया है आपके पेपर में और चौथा था उपरोक्त सभी, तो ये सभी, तो आपका आंसर क्या होगा? ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में सदस्य कितने थे? यानी कि संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा द्वारा जिस संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय उसमें कुल सदस्यों की संख्या 299 थे। क्वेश्चन नंबर 5, नेल्सन मंडेला कितने वर्ष तक जेल में रहे? तो आपका सही आंसर क्या होगा? 27 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, भारत देश कब आज़ाद हुआ? हम जानते हैं प्रत्येक वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो 15 अगस्त सन 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, मार्सिले क्या है? प्रिय छात्राओं, मार्सिले, आप कंफ्यूज थे। मार्सिले समुद्र के किनारे बसा एक फ्रांस का एक शहर है, जिससे फ्रांस की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत खूबसूरत शहर का नाम है मार्सिले, जो फ्रांस में है और इस आधार पर मार्सिले पेरिस के बाद फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा शहर और टूरिस्ट हब है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी लवड़ी जल वाली झील है? तो आपका आंसर जो ऑब्जेक्टिव आंसर में दिया था उसमें 4 ऑब्जेक्टिव थे, उसमें पहला पॉइंट था सांभर लवड़ी जल वाली झील है। क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है?
पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है? तो आपका उत्तर क्या होगा? अनाईमुडी। क्वेश्चन नंबर 10, कुल्लू घाटी किस राज्य में है? उत्तर हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के उत्तर में स्थित है। तो भारत में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीछे दिए गए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ए सभी। मैं आपको शुरू में बताया कि समय अभाव के कारण इस को मैं शॉर्ट में प्रयास किया हूँ बताने का। इसको आप प्रश्न से जो क्वेश्चन पेपर था उससे मिला के इसका अध्ययन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में टापुओं की संख्या, टापुओं की संख्या नहीं कि द्वीपों की संख्या, तो भारत में द्वीपों की संख्या क्या है? 7। ये भारत नहीं है बेटा, ये विश्व में टापुओं की संख्या तो 7। क्वेश्चन नंबर 13वां, जनसंख्या कौन सा संसाधन है? तो आपका सही आंसर ए सही, यानी कि उपरोक्त जो भी ऑप्शन 3 ऑप्शन इसके अलावा थे वे सभी सही। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी प्राथमिक गतिविधि नहीं है? प्राथमिक गतिविधि में आएगा आपका बैंकिंग जो सेक्टर होता है और प्राथमिक उत्पादन में नहीं आता है, तो इसलिए आपका उत्तर क्या होगा? बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 15, सन 1930 ईस्वी में कौन सा देश आज़ाद हुआ? तो आपका आंसर क्या होगा? मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 16, पाकिस्तान में देश का मुख्य कार्यकारी कौन है? पाकिस्तान जो लोकतांत्रिक देश है, तो इस आधार पर पाकिस्तान सरकार संघीय संसदीय शासन प्रणाली को अपनाई हुई है, जिसमें राष्ट्रपति का चयन संसद अथवा निर्वाचन समिति करती है। इसलिए पाकिस्तान में देश का मुख्य कार्यकारी कौन होगा? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में लोकतंत्र के समक्ष आने वाली प्रमुख बाधा है? लोकतंत्र की प्रमुख चुनौती में पहला पॉइंट है जो आपके ऑब्जेक्टिव में दिया था, उसमें पहला पॉइंट था अशिक्षा। अशिक्षा लोकतंत्र के समक्ष आने वाली प्रमुख बाधा में से एक है। क्वेश्चन नंबर 18, रूसो कौन थे? जीन जैक्स रूसो। रूसो का ही स्टेटमेंट था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। रूसो एक महान दार्शनिक, लेखक, संगीतकार थे, जिसने फ्रांस की क्रांति को अपने विचारों द्वारा प्रभावित किया। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में जो हुआ, जिसने राजशाही शासन का अंत किया और वहाँ पे लोकतंत्र को बहाल किया गया, उस क्रांति में जीन जैक्स रूसो जी का महत्वपूर्ण योगदान था। और वे एक फिलासफर थे, वे एक दार्शनिक थे, लेखक थे और संगीतकार भी थे। क्वेश्चन नंबर 19, गांव में कितने प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के जीवन यापन करते हैं? तो आपका जो करंट का डाटा है बताता है कि 21.9% जो आबादी है वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित करता है? क्वेश्चन एक बार और सुनिएगा, भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित करता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? भारत कृषि व विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित करता है। परीक्षा छात्राओं, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ खंड ख वर्णात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रांस के इतिहास में 14 जुलाई का क्या महत्व है? उत्तर, फ्रांस हर साल 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। यानी कि फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस क्या है? 14 जुलाई को मनाया जाता है, जिसे बास्टील दिवस, बास्टील डे भी कहा जाता है। चूँकि यह 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्टील में धावा बोलने की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस पेरिस में बास्टील में धावा बोलने का जश्न मनाता है, जिसने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का संकेत दिया। यहीं से फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ होता है और फ्रांसीसी रिपब्लिकन आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। यह फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस है और इसे औपचारिक रूप से फ्रांस में ला फेट नेशनल
कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में नदियों का क्या महत्व है, नदियों की क्या रोल है, नदियों की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। तो नदियाँ खेती के लिए लाभदायक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का उत्तम स्रोत होती है। नदियाँ न केवल जल प्रदान करती हैं बल्कि घरेलू एवं औद्योगिक गंदे व अवशिष्ट पानी को अपने साथ बहाकर ले भी जाती है। बड़ी नदियों का उपयोग जल परिवहन के रूप में भी किया जा रहा है। नदियों में मत्स्य पालन से मछली के रूप में खाद्य पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लोकतंत्र के 4 गुण। चूंकि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है तो इसकी क्या गुण है, इसकी क्या मेरिट है, उसको हमको जानना है। तो लोकतंत्र के महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, लोकतंत्र का उद्देश्य आम जनता का कल्याण करना ही लोकतंत्र का उद्देश्य है। इट एम्स, यानी कि लोकतंत्र के जो एम है, इट एम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैसेज, यानी कि आम जनमानस का। दूसरा गुण, यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, यानी कि इसमें समानता, और यही समानता ही लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है, आधार स्तंभ है। तीसरा पॉइंट, लोकतंत्र के गुण में लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। पीपुल गेट पॉलिटिकल एजुकेशन, यहाँ लोगों को राजनीतिक शिक्षा दी जाती है, राजनीतिक शिक्षा मिलती है। और चौथा पॉइंट लोकतंत्र के गुण का, विद्रोह या क्रांति की कोई संभावना नहीं होती। नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि इस शासन प्रणाली में, इस तरह की शासन प्रणाली में विद्रोह या क्रांति की कोई संभावना नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। उत्तर, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी के बीच अंतर यह है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब अधिशेष श्रम नियोजित होता है जिसमें से कुछ कर्मचारियों के पास शून्य या लगभग शून्य सीमांत उत्पादकता होती है, जबकि मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब व्यक्ति वर्ष में कुछ निश्चित समय में बेरोजगार होते हैं क्योंकि वे उद्योगों में नियोजित होते हैं, यानी कि मौसम के अनुसार बेरोजगारी होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी जो होती है और साल में कुछ महीनों ही होती है, तो इस आधार पे इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है उसे हम लोग मौसमी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। परीक्षा छात्राओं, इसके आगे थोड़ा सा इसमें कटा है, इसको आप गौर कीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। नेपोलियन बोनापार्ट, इसके विषय में मैं आपको डिटेल दिया, उसका आप अध्ययन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, सन 1917 में जार के शासन का अंत क्यों हो गया। इसको आप समझिएगा, पढ़िएगा, जहाँ आपको असुविधा होगी फिर हमसे पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना महत्वपूर्ण क्यों है। संविधान, जिसको भारतीय संविधान की कुंजी कहा गया है, वह क्यों महत्वपूर्ण है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन किया। तो मैं शार्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि संविधान की प्रस्तावना उसकी कुंजी है। इसमें संविधान के निर्वाचन में सहायता मिलती है, इसे साथ ही निम्नांकित विशेषताओं के कारण भी संविधान की प्रस्तावना का महत्वपूर्ण स्थान। इससे पहला पॉइंट है, यह संविधान के स्रोत पर प्रकाश डालती है, यह संविधान के उद्देश्य को परिलक्षित करती है, यह संविधान के परिवर्तन की तिथि बताती है। और चौथा पॉइंट है, संविधान की व्याख्या में सहायक होती, यानी कि मूल जो संविधान है उसकी सारी बातें संविधान की प्रस्तावना में आपको मिल जाएगी, और इसलिए संविधान की प्रस्तावना हमारे लिए इम्पॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 27, लोकतंत्र दूसरी अन्य सरकारों से बेहतर क्यों है। लोकतंत्र शासन प्रणाली जिसको विश्व के अधिकांश देशों ने अपनाया है, वह अन्य जो शासन प्रणाली जैसे कुलीन तंत्र, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, धर्मतंत्र, इन सभी से बेहतर है। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें अनेक तमाम प्रकार की विशेषताएं। इसमें पहला पॉइंट आता है
कि लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा, लेकिन लोकतंत्र में ये सारी बातें नहीं आती हैं। दूसरा पॉइंट, लोकतंत्र में ज़रूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दिया जाए या दे। तीसरा पॉइंट, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। जवाबदेही मतलब एंश्योरेबल, यह जनता की जवाबदेही वाली सरकार है, इसलिए अन्य शासन प्रणाली जो है जो विश्व में अपनाई गई है उन सभी से बेहतर अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर लास्ट पॉइंट, मानचित्र कार्य आपको दिया गया है। आपको बता दूं मैं प्रिय छात्र छात्राओं कि आपके मानचित्र में 10 अंक का मानचित्र कार्य आता है, 5 अंक इतिहास का और 5 अंक भूगोल से। 5 अंक में 1 अंक का होगा, लेकिन उसको जब आप लिखेंगे तब उस पर आधा नंबर और उसको जो मानचित्र मिलेगा, जो मैप मिलेगा, उसमें दर्शाएंगे तो आधा नंबर। इसलिए आधा लिखने और आधा उसको सही स्थान पे भरने पे, तो इस आधार पे 1 अंक का एक क्वेश्चन होगा और 5 क्वेश्चन मतलब 5 अंक। तो इसलिए इसको बड़ी आप गंभीरता और सजगता से इसको प्रयास कीजिएगा और इसको भरने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित स्थानों को दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। मैंने प्रयास किया है बताने का, समझाने का, हमें उम्मीद है कि आप समझेंगे। पहला पॉइंट, वह स्थान जहाँ दांडी मार्च शुरू हुआ, आंसर के सामने मैं लिख दिया हूँ, अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम। अब इसको मानचित्र में भी दर्शाना है, अगले पॉइंट में आप देखेंगे, उसको मैं दर्शा के भी बताया हूँ, चिन्हित किया हूँ मैप में। दूसरा पॉइंट, वह स्थान जहाँ प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ, तो प्रथम असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ। तो अब मानचित्र में आपको कलकत्ता दिखाना है कि कलकत्ता कहाँ है। तीसरा, वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित, तो भारत के आगरा शहर में ताजमहल स्थित है, तो आगरा का आपको दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर चौथा, वह स्थान जहाँ सन 1929 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो लाहौर, और लाहौर आज कहाँ है, पाकिस्तान में है, इसलिए आज के मानचित्र में आप देखेंगे तो पाकिस्तान को आपको दर्शाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ, चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 की घटना गोरखपुर के चौरी चौरा में हुआ, जहाँ थाने में आग लगा दी जाती है, 22 सिपाही शहीद हो जाते हैं। वो घटना कहाँ हुई, तो गोरखपुर में हुई। और मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस आधार पे पहला पॉइंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें पहला का उत्तर यह है, ये पहला, ये पहला है, चल नहीं रहा इस पे, पहला मैं बताया हूँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ से आप एक चौथा पॉइंट आप देखेंगे, तो इस आधार पे इसको आप भरने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ कहीं भी आपको असुविधा होगी, समझ में नहीं आएगा, तो आप मुझसे बेहिचक क्लास में उसको पूछ सकते हैं। इसी के साथ प्रिय छात्र छात्राओं, थैंक यू। ये प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।